हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या क्या किया। तो एक बार फटाफट मैं आपका रिकैप करा देता हूं। तो अगर मैं लेक्चर नंबर 8 की बात करता हूं तो लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टार्ट किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल अपना स्टार्ट किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल होता है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए कैसा है, एप्लीकेबल है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसी जैसे कौन कौन से होगा मैं लिख देता हूं कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसी मींस वो सब स्पीसी जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए हमारा बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें हीलियम प्लस की, या फिर हम बात करते हैं लिथियम प्लस 2 की, या हम बात करते हैं बेरिलियम प्लस 3 की। तो आप यहाँ देख सकते हो इन सब स्पीसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। बोहर मॉडल जो एप्लीकेबल है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए एप्लीकेबल है। फिर हमने इसके क्या डिस्कस किए थे बेटा, पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे। हमने बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स डिस्कस किए थे जिसमें पहला हमने बताया था कि बोहर और रदरफोर्ड ने सेम बात करी थी कि बोहर ने बोला कि जो हर एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, और न्यूक्लियस कहाँ होगा, एटम के सेंटर में होगा। ठीक है। फिर अगर हम सेकंड पोस्टुलेट्स की बात करेंगे तो बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसको हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, इनको हम शेल बोल सकते हैं, इनको हम एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। फिर बोहर मॉडल का जो थर्ड पोस्टुलेट्स था वो ये था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है। अब बोहर ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में इट इज बैलेंस्ड बाय द सेंटीमीटर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से बोहर ने थर्ड पोस्टुलेट्स में बताया कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बोहर साहब बता के गए। ठीक है। तो यहां से हमने रिलेशन भी निकाला था। हमने आपको कुछ चीज बताई थी क्या, क्योंकि हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो जनरल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था आप क्या करोगे, कोई भी एक एटम ले, कोई भी एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी ले लोगे। अब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी चाहे आप हाइड्रोजन लो, चाहे हीलियम प्लस लो, चाहे लिथियम प्लस 2 लो, या फिर बेरिलियम प्लस 3 लो, सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो हमने क्या करा था, एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे प्लस जेड ई क्या दिखाया, अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस जेड ई का। अब जेड की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 फॉर द हीलियम प्लस। जेड की वैल्यू होगी 3 फॉर लिथियम प्लस 2। एंड जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 फॉर बेरिलियम प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हम डिस्कस किया था। तो बोहर के अकॉर्डिंग क्योंकि हम एक यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेके चल रहे थे, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ऑर्बिट के अंदर। इसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हो, शेल भी बोल सकते हो, एनर्जी शेल भी बोल सकते हो। फिर हमने बोला कि न्यूक्लियस के सेंटर से और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास k जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर। और सेंटीमीटर फोर्स की बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m। तो सिर्फ सेंटीमीटर फोर्स है वो बाहर की तरफ लगेगा, और वो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाई r। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम फोर्थ पोस्टुलेट्स पे। तो फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगी। उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा।
फिर फिफ्थ और हमने पोस्टुलेट्स में बताया कि इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी लेवल से या फिर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएमआर। और जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कैसी एनर्जी होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। एंड सिक्स पोस्टुलेट्स ये था कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर ऑर्बिट में होता है तो वो एनर्जी को रिलीज करके लोअर ऑर्बिट में आएगा और वो एनर्जी सर्टेन अमाउंट में ही रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स थे। तो आज का हमारे पास टॉपिक होने वाला है डेरिवेशन यूज इन अ बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या क्या डेरिवेशन थे हमें वो करने हैं। तो उससे पहले आप ये देखो बेटा, हम एक बोहर थोड़ा एक डायग्राम से फिर से अपने कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाए थे उनको हम रिवाइज करा रहे हैं। दो इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बोहर एटॉमिक मॉडल के डेरिवेशन में। वो दो इक्वेशन कौन सी है वो आप समझो। सपोज करो मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, जेड। ठीक है, क्योंकि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 एंड सो ऑन। ओके, अब आप क्या करना है, आप एक जनरल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। आपको पता है अगर आप एलिमेंट लोगे हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 1। तो चार्ज कितना होगा, +1 ही का। अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूं अपना हीलियम प्लस, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर चार्ज हो जाएगा +2 ही का। तो अगर हम एक जनरल बात करते हैं तो जनरल एलिमेंट लेके अगर हम बात करेंगे तो जनरल एलिमेंट के लिए हमने न्यूक्लियस दिखा दिया और न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, +Z का है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम प्लस की तो हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैं बात करता हूँ लिथियम +2 की तो Z की वैल्यू 3। अगर हम बात करते हैं बेरिलियम +3 की तो Z की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट क्लास में आप ये डिस्कस कर चुके हो कि हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिट। तो हम ऑर्बिट का क्या देते हैं, नंबर देते हैं। n = 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर आप इसको बोल सकते हो n = 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट शेल को। और फर्स्ट शेल का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं के शेल। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, के शेल का मतलब n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर n = 2 की बात करेंगे तो हम सेकंड ऑर्बिट या फिर सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। और सेकंड शेल और सेकंड ऑर्बिट का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एल शेल। तो ये अब आपको याद होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, n = 3 m शेल एंड n = 4 n शेल। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था लास्ट क्लास में। तो हमने क्या बोला, हमने कहा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है बेटा, एटम के पास क्या होते हैं, एटम के पास ऑर्बिट होते हैं। तो मैं देखो यहाँ ऑर्बिट दिखा रहा हूं, ठीक है, एक थोड़ा गंदा सा बन रहा है, 1 मिनट को, हाँ ये सही है। और एक और ऑर्बिट दिखा देता हूं मैं, थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, चलो ये सही है। और तो यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो, अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो यहाँ इस वाले ये कौन सा ऑर्बिट हो गया, n = 1, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, के शेल। अभी हमारा डिस्कशन हो चुका है। n = 2 को आप क्या बोलोगे, एल शेल। और n = 3 को आप क्या बोलोगे, एम शेल। ठीक है, अब था क्या, हमने मान के चले कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। अगर हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इस सिस्टम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी ना फर्स्ट ऑर्बिट में हो, वो इलेक्ट्रॉन हमारा सेकंड ऑर्बिट में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड ऑर्बिट में भी हो सकता है, या फिर इसके आगे और भी ऑर्बिट होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है बहुत ज्यादा। यहाँ मैंने अपना एक nth ऑर्बिट बना दिया। कौन सा ऑर्बिट बनाया मैंने, ये अपना nth ऑर्बिट। और हम nth ऑर्बिट के लिए अपना डेरिवेशंस करेंगे। किसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, nth ऑर्बिट में। और अगर वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर देना। अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में तो आप n की वैल्यू 2 पुट कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। और उस जनरल डिस्कशन में हम क्या लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन बना दो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है।
और इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा Vn। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा Vn वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और आप चाहो तो यहाँ पे मैं और चीज दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने ले ली Rn। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, Rn। तो अगर हम बात करते हैं कौन से पोस्टुलेट्स की, बोहर के अगर हम थर्ड पोस्टुलेट्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स मैग्नीट्यूड। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम बोहर के थर्ड पोस्टुलेट्स की। तो अगर आप यहाँ बैलेंस करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के। अब Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो Q1 क्या हो गया, चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, Ze का चार्ज है। Q2 क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E का चार्ज होता है। क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे साइन नहीं लगा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या होती है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, आर है, दैट इज आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, bn स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर एन, mb स्क्वायर बाय आर होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मेरा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो nth ऑर्बिट में मैंने उसकी जो वेलोसिटी है वो ले ली bn, और nth ऑर्बिट की न्यूक्लियस के सेंटर से जो डिस्टेंस ली वो मैंने ले ली rn। तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इस rn से rn कैंसिल, तो हमें मिला k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn इज इक्वल टू Bn स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा हमने कहां से ड्राइव की है, बाय यूजिंग बोहर्स थर्ड postulates ऑफ एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल का जो थर्ड पोस्टुलेट्स था उसको यूज करके मैंने अपनी इक्वेशन ड्राइव करी। अब मैं बोहर मॉडल का क्या कर रहा हूं, फोर्थ पोस्टुलेट्स यूज कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। अब मेरा इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहा है, इट मींस इस nth ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2π होगा। ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास बोहर का, मैं लिख भी देता हूं, बोहर्स मॉडल फोर्थ पोस्टुलेट्स। ये क्या हो गया, बोहर मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट्स हो गया। तो आप जरा इसको सॉल्व करो बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, mvr। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, mb। b क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, bn इंटू r। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा nth ऑर्बिट में है तो nth ऑर्बिट का जो मैंने डिस्टेंस लिया है न्यूक्लियस के सेंटर से वो rn है। सो mbn इंटू rn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय h/2π। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूं और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन ऐसी हैं, इन दो इक्वेशन का यूज करके हमें क्या निकालना है बेटा, अब बोहर एटॉमिक मॉडल में हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करेंगे। समझ में आ गया। और ये दो इक्वेशन हमने कहां से ड्राइव की है, ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव की है बाय यूजिंग द बोहर एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स। ठीक है, चलिए पहले डेरिवेशन पे आते हैं। पहला डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रॉन हमें क्या निकालना है, nth ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, r है। तो हम अगर यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख देते हैं एक बार फिर से, हमारे पास इक्वेशन कितनी आई थी, kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn
या थोड़ा मैं इसको साइड में लिखता हूं, मुझे स्पेस का यूज करना है। तो के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू एम बी एन स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 कहां से लिखी है? जो ये वाली इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैंने यहां पे लिखा है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? एम बी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हमें बेटा देखो, इन दोनों इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास इन दो इक्वेशन में सिर्फ दो ही अननोन है। कौन कौन से अननोन है? एक आर एन और एक बी एन। इसी तरीके से एक आर एन और एक बी एन। तो आप क्या करो बेटा, आप इक्वेशन नंबर 2 से बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एम इंटू आर एन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? बी एन की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से मैंने बी एन की वैल्यू फाइंड आउट की एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी एन इन इक्वेशन 1। तो लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट बी एन इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं बी एन की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो पुट करो यहां पे। तो हमारे पास क्या है? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू एम इंटू बी एन स्क्वायर। तो बी एन स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर। और यहां हमें साफ साफ दिख रहा है आर एन से ये एक कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ गई? इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास के जेड, पार्टीशन कर देता हूं मैं एक, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके, 4 पाई स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, इस वाले m से m स्क्वायर का एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस वाले m को हम हटा देते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा क्या हुआ है? कैंसिल हो गया। सो 4 पाई स्क्वायर m आर एन, ठीक है। तो आर एन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी सॉल्व करने पे? आर एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। देखो एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो। हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये इक्वेशन याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला मैं फिर से बता रहा हूं। अगर एग्जाम में कभी ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको आर एन का ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है। आर एन का ये फॉर्मूला आया कैसे, बस वो ध्यान रखना है कैसे ये फॉर्मूला आया है। अगर हम इस फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं तो आर क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। आर क्या है हमारे पास? प्लांक कांस्टेंट। ओके, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। ओके, अब देखो अगर मैं के की बात करता हूं तो के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9 एसआई यूनिट लिख देता हूं मैं, एसआई यूनिट। अगर हम m की बात करेंगे, m हमारे पास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। और अगर हम E की बात करेंगे बेटा तो E क्या होता है? चार्ज होता है। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 कूलाम। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर दें, अगर हम अपने इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू पुट कर दें तो पुट करने पे जो रिजल्ट आएगा, अब आपको वो रिजल्ट याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैं फिर से लिखूंगा, अगर हो सकता है कुछ एक बार फिर से क्लियर करके लिख देता हूं। हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? हमारे पास रिजल्ट आया है nth ऑर्बिट की जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 0.529
एन स्क्वायर वाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। तो मैं इस पे स्टार्ट करा लगा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और हमने इस पे लगा दिए अपने बहुत सारे स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, एंगस्ट्रॉम। तो हो गया पहला डेरिवेशन। तो पहला डेरिवेशन हमें क्या निकालना था, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी थी। तो nth ऑर्बिट की रेडियस, सब लोग एक साथ मेरे साथ बोलो, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए तो हम एक बड़ा सा पेज यूज करेंगे और यहां लिखेंगे, मैं देखो कितने बड़े अक्षरों में लिखूंगा, वैसे ही याद रखना है ये चीज। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट the radius of nth orbit is equal to 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम। इतना बड़ा ही लिखना है जितना बड़ा मैंने लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेटा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें देखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझो आप। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, या फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसी। यहां लिखेंगे हम फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। अब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर आप बात करोगे तो हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z बोलते हैं, और Z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आप देखो जो Rn है, इस वाली इक्वेशन से Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। Rn क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। मतलब अगर आप n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, एज ए रिजल्ट Rn की वैल्यू भी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी, R1। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी, R2। अगर n इज इक्वल टू 3 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट की, R3। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 एंड सो। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, क्या क्वेश्चन देगा बेटा, देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या देगा, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। फॉर हाइड्रोजन एटम डिटरमाइन द रेशियो ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द थर्ड बोहर ऑर्बिट, कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का और थर्ड बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए R1 is directly proportional to n1 square, R3 is directly proportional to n3 square, so that is equal to n1 by n3 का होल स्क्वायर। तो n1 मतलब क्या होता है बेटा, फर्स्ट, n1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 वैल्यू हो गई। थर्ड ऑर्बिट का मतलब 3 हो गया, तो 1/3 का होल स्क्वायर दैट इज 1/9। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है जो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस है वो 9 टाइम्स है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। कैसे क्वेश्चन आएंगे कि फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेगा, अब बोलेगा कि बोहर ऑर्बिट रेडियस का रेशियो निकालो। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर हमें गिवन होगा उस ऑर्बिट नंबर का हम यूज करेंगे, तो उस ऑर्बिट नंबर के करस्पॉन्डिंग उस ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी और रेडियस का रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, अब है हमारे पास सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन क्या है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, अब हमको ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था कि अगर हम बोहर का फोर्थ पोस्टुलेट्स यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर द एंगुलर मोमेंटम मींस m v n r n, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh over 2 pi।
ठीक है, तो यहां से अगर हम Bn की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी वैल्यू आई थी Bn की, NH ओवर 2 पाई, NH ओवर 2 पाई, NH ओवर 2 पाई डिवाइडेड बाय M इंटू Rn, ये वैल्यू आई थी बेटा। अब आप Rn की वैल्यू यूज कर चुके हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Rn? Rn की वैल्यू आपको पता है कितनी आई बेटा। Rn की वैल्यू, Rn की वैल्यू हमारे पास आई 0.529 इंटू एन स्क्वायर वाई जेड, एन स्क्वायर वाई जेड का एन स्क्वायर वाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर मैं इस Rn की वैल्यू को जो एंगस्ट्रॉम में है, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 0.529, हमें पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में बेटा कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर ऑफ -10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड मीटर। ठीक है, तो अगर आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली सुनो आप। अगर मैं इस वाले Bn वाले फॉर्मूले में Rn की वैल्यू को पुट कर दूं, ठीक है, तो Bn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, NH ओवर 2 पाई इंटू 1/m इंटू Rn। Rn की वैल्यू कितनी है, 0.529 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, एक मेथड तो बेटा ये है, आप डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो। दूसरा मेथड बता रहा हूं और करके, दूसरा मेथड ये है, जब आपने Rn का फॉर्मूला निकाला था तो Rn का फॉर्मूला क्या आया था, h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, आई नहीं के एम ई स्क्वायर। एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता दूंगा, इसको थोड़ा चेंज करो, एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अभी मैं चेक करा देता हूं, देखो यहाँ पे आपने कौन सा डेरिवेशन किया था, ये वाला। मैंने क्या करा बेटा, Rn की ये वाली जो वैल्यू है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। डायरेक्ट आप इस वैल्यू को भी क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर आप पुट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Bn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई 1/m इंटू, अब मैं Rn की वैल्यू बेटा पुट कर रहा हूं, तो Rn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। तो h से ये h कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और पाई से हमारा क्या हो गया बेटा, पाई कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, बाद में फॉर्मूला बना Bn इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई के ई स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज कैंसिल हो रही है बेटा, n से n भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल कर देना। तो 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू जेड बाई एन। तो एक बार सब बच्चे खुद से इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार मैं भी इसको चेक कर लेता हूं, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ये आएगा, एक बार आप भी चेक कर लेना। अब बेटा देखो आप क्या करो, अगेन अगर k की वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 SI यूनिट, e की वैल्यू अगर आप पुट कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलाम, और अगर आप h की वैल्यू पुट कर दो 6.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। तो ये सब वैल्यू पुट करने पे अब यहाँ पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ये सब वैल्यू पुट करोगे, आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है Bn का, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है Bn का, वो मैं बता रहा हूँ। तो आप जब ये सब वैल्यू पुट करोगे तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट हमारे पास आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 z बाई n, और यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, z बाई n इंटू मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इस पर मैं लिख भी देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 2.18
इंटू 10 की पावर ऑफ 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू स्लाइड लेता हूँ और न्यू स्लाइड में इसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास क्या आया, velocity of electron in nth orbit is equal to 2.18 into 10 की पावर ऑफ 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। और हम इसको बंद करेंगे अपने एक लाल डिब्बे के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको फिर से लिख देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, Z/n। ठीक है, यहां से हमें समझ में आ रहा है। इसका हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो ये जो दो डेरिवेशन हमने किए हैं, इन दो डेरिवेशन का हमें यूज कैसे करना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। ये आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फटाफट बच्चे से पढ़ो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो आप देखो, आपके पास जो स्पीसी है वो स्पीसी कौन सी गिवन है आपको, हीलियम प्लस गिवन है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2। तो Z की वैल्यू आपको पता चल गई, Z कितना हो गया आपके पास 2। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1। अब आपके पास पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, तो आपके पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज Bn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 इंटू Z/n। ठीक है बेटा। अब वो आपसे जो वेलोसिटी पूछ रहा है, वो वेलोसिटी किस में पूछ रहा है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में। आपकी जो वेलोसिटी पूछी है इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 2। Z की वैल्यू 2 क्यों आपने ली, क्योंकि आपको हीलियम प्लस गिवन था। इसका मतलब वेलोसिटी n की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6, यहाँ पर यूनिट भी लिख लेना, मीटर पर सेकेंड, इंटू Z/n। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.36 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे आंसर अलग से लिख देता हूँ। आंसर है हमारे पास, velocity of electron in first Bohr orbit is given by 4.36 into 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो, इस डेटा को देखो, इस डेटा को देख के कुछ इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी फास्ट है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ऑर्डर देखो बेटा, 10 की पावर ऑफ 6 ऑर्डर की वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अब मैं आपके दिमाग में कुछ बीज बोना चाहता हूँ, उस बीज को समझो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, मास आपको पता है कितना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इतना वैसे तो आपको ना पता, 9.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -31 kg। पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो मास का ऑर्डर कितना है, 10 की पावर ऑफ -31 kg का ऑर्डर है। कितना छोटा मास है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, एक माइक्रो पार्टिकल है कि मैक्रो पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है। बहुत छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए माइक्रो पार्टिकल। देखो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल वो होगा जिसके पास मास होगा। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, भले ही वो बहुत छोटा मास है, डजंट मैटर, और मास तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, तो बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है। अब दूसरी चीज, आपने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, चलो मैं फिर से रिवर्स करता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, पता चल गया इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ गया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत कम। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है। आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल है। लाइट माने क्या होता है, हल्का। इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइटेस्ट पार्टिकल है। अच्छा, अभी आपने जस्ट वेलोसिटी, आपने अभी जस्ट निकाला था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है। तो आपने निकाला था कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम अगर आप मैं से मीटर में कन्वर्ट करूं बेटा, तो हम लिख सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10 टू की पावर ऑफ -10 मीटर। तो यहां आप देखो जो साइज है, अगर हम एटम के साइज की बात करते हैं तो एटम के साइज का ऑर्डर देखो,
10 की पावर ऑफ -10 मीटर का ऑर्डर है, मतलब कितना छोटा है। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन तो और भी छोटा होगा। जब एटम के साइज का जो ऑर्डर आ रहा है, बोहर रेडियस क्या बता रही है, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से सुनो। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली हमने क्या बना दिया, अपना एक एटम बना दिया। एटम के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने ये आर वैल्यू बताई। ये आर वैल्यू क्या है, ये तो रेडियस किसकी हो गई बेटा, एटम की रेडियस हो गई। तो मतलब इस आर एन को देख के आपको क्या आइडिया लगेगा, इस आर एन वैल्यू को देख के आपको एटम के साइज का आइडिया लगेगा। समझ आ रही है बात, इस आर एन को देख के हमें एटम के साइज का आइडिया लगेगा। तो मतलब एटम का साइज कितना छोटा है, 10 की पावर ऑफ -10 मीटर ऑर्डर का है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो सोचो और कितना छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास देख के हमें आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, लाइटेस्ट। इलेक्ट्रॉन कैसा है, लाइटेस्ट माने हल्का। और एटम का साइज देख के पता चला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, स्मॉलेस्ट। कैसा है, स्मॉलेस्ट। अब वेलोसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का ऑर्डर कितना आ रहा है, 10 की पावर ऑफ 6 ऑर्डर की वेलोसिटी होती है। तो यहां से मैं जो समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन की 3 प्रॉपर्टी आपको पता चल गई क्या। एक तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, मतलब लाइटेस्ट है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्मॉलेस्ट, छोटा है। और साथ में कैसा है, फास्ट मूविंग। कैसा है बेटा, फास्ट मूविंग। वेलोसिटी क्यों, फास्ट मूविंग का आइडिया कैसे लगा, क्योंकि वेलोसिटी का ऑर्डर 10 की पावर ऑफ 6 मीटर पर सेकंड का है। स्मॉलेस्ट का आइडिया क्यों लगा, क्योंकि साइज ऑफ एटम कितना है, 10 की पावर ऑफ -10 मीटर ऑर्डर का है। और लाइटेस्ट का पता कैसे चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर ऑफ -31 kg का। तो यहां से आज से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड फास्ट मूविंग पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा है, लाइटेस्ट है, हल्का है, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा है, और फास्ट मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था। आगे जाके मैं इससे आपसे कुछ चीजें पूछूंगा तो मजा आएगा। अभी से मैंने ये चीजें आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल शेल ऑफ लिथियम प्लस। फटाफट मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको ही खुद करना है, ठीक है। मैं इसको टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आपको एल शेल लिथियम +2 के लिए एल शेल की क्या बतानी है बेटा, रेडियस बतानी है। अब देखो, मैं क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो। क्या क्वेश्चन में बेटा बोहर लिखा हुआ है, बोहर रेडियस निकालो। क्वेश्चन में तो कहीं भी गिवन नहीं है बोहर रेडियस निकालो। तो फिर आप बोहर, आपने जो अभी फॉर्मूले ड्राइव करे वो फॉर्मूले किसके लिए ड्राइव करें, आपने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली है और nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली है, पर क्वेश्चन में कहीं भी बोहर वर्ड यूज नहीं है। तो हमें आइडिया कैसे लगा बेटा, क्योंकि हमें लिथियम +2 गिवन है। ये लिथियम +2 है क्या, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है। और अगर ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, इसका मतलब बोहर मॉडल इसके लिए बेटा कैसा है, बोहर मॉडल इसके लिए एप्लीकेबल। हमारा जो बोहर मॉडल है वो Li+2 के लिए एप्लीकेबल। तो डायरेक्ट बेटा क्या करना, आपको पता है कौन सा शेल की बात कर रहा है, एल शेल की बात कर रहा है। हमें पता है n=1 होता है K शेल, n=2 होता है L शेल, n=3 होता है M शेल, n=4 होता है N शेल। आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर L शेल की बात कर रहा है तो L शेल के लिए बेटा N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो हमें Rn की वैल्यू निकालनी है। तो Rn क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है 0.529 इंटू n² Z एंगस्ट्रॉम। N की वैल्यू पुट कर देना बेटा, Z की वैल्यू पुट कर देना, आपको रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो मैंने वो जो चीज बताई थी वो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। आपको पता है जो Rn होता है दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/Z। कौन से एटम की बात कर रही है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमें पता चला कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। अब आपको क्या निकालना है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो Z भी बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से पता चला कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। आपसे रेशियो किस चीज का पूछा है, आपसे R1/R4 मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4।
तो 1/4 का होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉर H एटम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K शेल टू M शेल। ठीक है, तो K L M N, K के लिए N इज इक्वल टू 1, L के लिए N इज इक्वल टू 2, M के लिए N इज इक्वल टू 3 और N के लिए L इज इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 डिवाइड इंटू Z/N मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम H एटम की बात कर रहे हैं। अगर H एटम की बात करेंगे तो अब Z क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, और Bn क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ K शेल। तो K शेल की जो स्पीड होगी दैट इज B1 टू द स्पीड ऑफ M शेल। M शेल की जो स्पीड होगी मतलब M शेल में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी दैट इज B3। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा गया है B1/B3 का रेशियो पूछा गया है दैट इज इक्वल टू N3/N1 इज इक्वल टू 3/1। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये, मेरा एम इस समय ये नहीं है कि आपको इतने सारे क्वेश्चन कराना। मेरा एम ऐसा है कि आप समझ जाओ कि क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज आ सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट का मतलब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। आपको क्या लेना है, आपको एक गिवन है He प्लस और आपको गिवन है बेरिलियम प्लस 3। तो आपको रेशियो किस चीज का निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब n इज इक्वल टू 2, आपको R2 का रेशियो निकालना है, और टू द थर्ड ऑर्बिट इन Be प्लस 3। थर्ड ऑर्बिट का मतलब बेटा n इज इक्वल टू 3 मतलब R3। आपको इनका रेशियो निकालना है। समझ में आ रहा है, आपको रेशियो क्या निकालना है, आपको सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 का रेशियो निकालना है। ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कर लो। आपको पता है Rn इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई Z। ओके, अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, He प्लस के लिए, तो He प्लस के लिए n की वैल्यू आपको 2 गिवन है और एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का 2 होता है। और अगर मैं बेरिलियम की बात करूंगा, बेरिलियम के लिए n की वैल्यू 3 गिवन है और एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का 4 होता है। ये आपको गिवन है। अब हम यहाँ से R2/R3 का रेशियो निकालो। ठीक है, मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन कराता हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से, छोटे मोटे क्वेश्चन नीट में तो आ भी सकते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2 टू दैट इन n शेल ऑफ H। देखो अब मिक्स करके आंसर दे दिया। आपको क्या गिवन है, Li प्लस 2 गिवन है। Li प्लस 2 में आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया बेटा n इज इक्वल टू 3, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, Z की वैल्यू होती है 3। ओके, इसका मतलब आप यहां से जो निकालोगे वो क्या निकालोगे, B3 की वैल्यू निकालोगे। B3 इज 2.188 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 n स्क्वायर बाई n, ओ सॉरी Z/n मीटर पर सेकेंड। और Z की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी 3। ठीक है, टू दैट इन n शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है 1। n शेल की बात कर रहे हैं, n शेल का मतलब KLMN। K के लिए n इज इक्वल टू 1, L के लिए n इज इक्वल टू 2, M के लिए n इज इक्वल टू 3, N के लिए n इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 4। तो यहां से आप क्या निकालोगे, B4 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे, आप B4 कैलकुलेट करोगे। तो B4 कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 Z/n। Z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या है B3/B4 का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इफ Rn इज 4r1 देन कैलकुलेट स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा देख लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है और आपको गिवन है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है nth ऑर्बिट में। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा nth ऑर्बिट में तो आपको गिवन है इफ Rn इज 9 टाइम्स ऑफ R1। Rn की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 9 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन।
आपको इस nth आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10 की पावर ऑफ 6 जेड बाई एन का, जेड बाई एन की पावर ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की बात चल रही है तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा बेटा, जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में एन की वैल्यू के लिए आपको एक डेटा गिवन है, वो डेटा क्या गिवन है, आर एन इज इक्वल टू 4r1। अब आर एन होता क्या है, आर एन का फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। R1 का फॉर्मूला बेटा कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और z से z कैंसिल। तो यहां समझ में आ गया हमें n स्क्वायर इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। फिर से क्वेश्चन समझो, H एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और आपको एक कंडीशन गिवन है कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रेडियस, 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप nth ऑर्बिट का नंबर निकाल सकते हो। तो जो nth ऑर्बिट है उसका नंबर हमारे पास कितना आ गया, n की वैल्यू 3 आ गई। अब आप वेलोसिटी निकाल ही सकते हो, वेलोसिटी के लिए n की जरूरत थी, n आपको मिल गया। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, आपको मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं उन सब क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देता हूं। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूं, एक बार आप सॉल्व करना, आपका आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। जीरो 0.529 इंटू 4/3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आंसर मैंने दे दिया आपको। फर्स्ट टू फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो पूछा है, तो फर्स्ट टू फोर ऑर्बिट की रेडियस का जो रेशियो होगा बेटा, आंसर आएगा 1/16, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना ये सब आंसर। के शेल टू एम शेल, तो के शेल टू एम शेल, इसका आंसर आ रहा है 3:1, 3:1। देखा जाए तो बेटा ये डायरेक्ट आंसर ही लिखा हुआ है 3:1, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड ऑर्बिट इन हीलियम प्लस टू द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन बेरिलियम +3। इसका आंसर जो आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 8/9। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर कितना आ रहा है 8/9। एक बार आप इन क्वेश्चन को प्लीज खुद से सॉल्व करना, क्वेश्चन बहुत आसान है। और गलती हो इस, अगर इन क्वेश्चन में भी गलती करोगे तो फिर बेटा बड़ी मुश्किल होने वाली है। इसका मतलब आपको और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 7.2 इंटू 10 की पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। चलिए, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो बोहर एटॉमिक मॉडल में 3 डेरिवेशन है। एक है जब इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में है, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उस nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, ये आपने अभी फाइंड आउट किया, मैं लिख भी देता हूँ। nth ऑर्बिट की जो रेडियस आई थी उसका एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, h²/4π² mke² इंटू n²/z। या फिर आपको याद किस फॉर्म में करना है, याद आपको ये वाला फॉर्मूला करना है, Rn इज इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ये आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। एक तो हमारे पास डेरिवेशन नंबर 1, डेरिवेशन नंबर 2 क्या था, इलेक्ट्रॉन जब nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, bn का फॉर्मूला। तो bn का जो फॉर्मूला था, bn का फॉर्मूला था 2π ke²/h z/n मीटर पर सेकेंड। और जब हमने पूरा सॉल्व किया था, आपको याद बेटा किस फॉर्म में करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, bn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 z/n का पावर 1। मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है, कहीं तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। तो z/n इंटू मीटर पर सेकेंड, तो मुंह से मेरे बार बार गलत निकल रहा है तो मुझे बार बार बोलना पड़ना है z/n की पावर 1। इसलिए बेटा ये दो फॉर्मूले हमें क्या रखने हैं, इन दो फॉर्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है। ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस पे आ रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब एक बात बताओ मुझे, पहले तो दो चीजें बड़ी सिंपल चीजें मैं पूछ रहा हूं,
हो क्या रहा है, यहाँ देखो, हमने अपना एक न्यूक्लियस डिफाइन करा, क्योंकि हम बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं, तो बोहर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए वैलिड है। अब जरूरी नहीं कि हर केस में हाइड्रोजन होगा, लिथियम प्लस 2 भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, बेरिलियम प्लस 3 भी हो सकता है। तो सबके लिए बोहर मॉडल क्या है, एप्लीकेबल। पर हर एक स्पीसी में अगर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, चेंज। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज क्या हो रहा है, चेंज। तो मैं जनरल फॉर्मुला लेके चल रहा हूँ, मैंने न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने दिखा दिए, Z प्रोटॉन दिखा दिए, तो चार्ज कितना हो गया, प्लस ZE का चार्ज हो गया। अब डिपेंड करेगा हमारे पास स्पीसी कौन सी है। अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, अगर मेरे पास लिथियम प्लस 2 है तो Z की वैल्यू 3, अगर हीलियम प्लस है तो Z की वैल्यू 2, अगर मेरे पास बेरिलियम प्लस 3 है तो Z की वैल्यू 4। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो हमारा बोहर मॉडल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसी, और ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी के लिए वैलिड है। तो आप क्या करोगे, आपने एटम की क्या दिखा दी बेटा, आपने एटम की बहुत सारे ऑर्बिट दिखा दिए। ये एटम के क्या है बेटा, बहुत सारे ऑर्बिट। तो मैंने बोला दिस इज n इज इक्वल टू 1, जिसको हम बोलेंगे के शेल, और इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, फर्स्ट ऑर्बिट भी बोल सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, n इज इक्वल टू 2, इसको हम बोलेंगे एल शेल। हम इसको सेकेंड ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट। इसी तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया nth ऑर्बिट। ये मेरे पास कौन सी ऑर्बिट है, एक nth ऑर्बिट है। और इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, वो इलेक्ट्रॉन मेरा इस समय कहां पर है, nth ऑर्बिट में। तो इस nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है, अब हम इसका डेरिवेशन निकाल लें। ठीक है, समझ में आगे कर क्या रहे। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एनर्जी की, किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। कौन कौन सी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल के पास, और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, लास्ट थोड़ा याद करो, एक दो क्लास पहले मैंने बताया था कि जब एक कोई चार्ज पार्टिकल, जब मैंने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैंने क्या बोला था उसमें, जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड में एंटर करता है, कंजर्वेटिव फील्ड में एंटर करता है, मतलब जब कोई एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और उस पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसको समझो। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, यहां लिख सकते हैं ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल के मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्यों है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला बताता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा फॉर्मूले के अंदर चेंजेस करता हूं। कैसे करता हूं, देखो आपने बेटा क्या पढ़ा था, आपने बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट्स पढ़ा था, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, किस फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये हमने डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन स्क्वायर। अब ध्यान रखना, अब पूरी की पूरी कहानी किस में चल रही है, अब पूरी की पूरी कहानी चल रही है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, हमारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है। हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में है। इसका मतलब nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी, वो रेडियस कितनी होगी, आर एन, और nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, बी एन। इसका मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mvn स्क्वायर। समझ में आया। ये चाहता मैं पहले भी बता सकता था, पर मैंने अभी से क्यों रुका, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर समझ में आता है, पर बी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, bn लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी मेरे पास क्या है, bn वेलोसिटी है। और वो वेलोसिटी bn क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा nth ऑर्बिट में है। समझ में आया। तो ये तो बेटा, ये मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, ये क्या है मेरे पास, बोहर्स
थर्ड पोस्टुलेट्स, ये हमारे पास है बोहर का थर्ड पोस्टुलेट्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम बी एन स्क्वायर बाई आर एन। आर एन से आर एन क्या हुआ कैंसिल। अब मैं क्या करता हूं बेटा दोनों साइड 2 से क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया एम बी एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn। और बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी का, अब हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है 1/2 एम बी एन स्क्वायर। अब वो वैल्यू कितनी हो गई बेटा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2rn। समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट चीज, तो काइनेटिक एनर्जी अब हमने डिस्कस कर चुके। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। ये मैंने क्या लिया, ये मैंने ले लिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है प्लस जेड ई का चार्ज है। और ये मैं क्या बना रहा हूँ ऑर्बिट, ठीक है। और ये मैंने ले लिया nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट लिया है nth ऑर्बिट। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा nth ऑर्बिट हो गया। ये हमारे पास कौन सा शेल है के शेल, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो ये l शेल। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है m शेल। और बाकी बेटा क्या होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो फोर्थ शेल हो गया, सर nth क्यों लिख रहे हो। इसलिए बेटा मैंने nth लिखा क्योंकि बीच में बहुत सारे शेल है, मैं हर एक शेल को नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ कि बीच में बहुत सारे शेल और आ रहे हैं। आई थिंक अब आपका अगर ये कोई डाउट अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम डिस्कस किसका कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। आपको मैंने पढ़ाया था जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के कंजर्वेटिव फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे आपको जो चार्ज पुट करना है वो चार्ज कैसे पुट करोगे विद द साइन। तो यहाँ पे Q1 पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला तब समझ में आ जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है nth ऑर्बिट में, जिसकी वेलोसिटी कितनी है vn, और nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है बेटा rn। तो आप देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 है हमारे पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है प्लस जेड ई का। अगर हम Q2 की बात करेंगे, Q2 क्या है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है माइनस ई का, ठीक है। और R की बात करेंगे तो R हमारे पास क्या है बेटा R है। तो ये वैल्यू जब मैंने पुट करी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया K प्लस जेड ई माइनस ई डिवाइडेड बाय आर एन, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एन। तो ये हमें क्या करना है, ये हमको अब याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के माइनस के जेड ई स्क्वायर आर एन। अब आपके पास क्या हो गया, आपको बेसिकली डेरिवेशन क्या करना है, आपको डेरिवेशन करना है nth एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आपने nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करी बेटा फाइंड आउट करी। अब आपको क्या करना है, आपको इनको जोड़ देना। तो आप इनको जोड़, तो सिंपल काम। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय rn। तो यहां से हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया वो टोटल एनर्जी कितनी आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2rn डिवाइडेड बाय 2rn डिवाइडेड बाय 2rn। व्हाट इज टीई, टीई हमारे पास है टोटल एनर्जी। तो टीई हमारे पास क्या है बेटा टोटल एनर्जी। टीई हमारे पास क्या हो गया टोटल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ चीजें जो आपको समझनी है जो इंपॉर्टेंट है, वहां देखो। आपको पता है व्हाट इज के, तो के होता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ SI यूनिट।
या फिर आप ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा यूनिट। व्हाट इज ई? ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और आर एन, आर एन की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड। समझ में आ गया? मीटर, एंगस्ट्रॉम में पढ़ाया था, पर मैंने यहाँ 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे, मतलब आप जब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो सब्स्टिट्यूट करने पे जो टोटल एनर्जी आती है दैट इज -13.6 Z बाई एन का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। मैं न्यू स्लाइड पे लिख देता हूं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 एक मिनट रुको, ठीक है, -13.6 इंटू Z/N का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई फॉर्मूला हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो अभी तक बोहर मॉडल में जो मैंने 3 फॉर्मूले ड्राइव करे वो मैं फिर से लिखूंगा। एक फॉर्मूला ड्राइव करा मैंने आर एन का, ये मेरे सिस्टम में डेली एक प्रॉब्लम आती है इस तरीके की। ऑफिस बंद हो, मेरा वन नोट बंद होता है, अब वन नोट बंद होने के बाद फिर से चालू होता है, डेली का लेक्चर में के बीच में प्रॉब्लम आ रही, दिखाना पड़ेगा इसको। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है आर एन का, आपको याद क्या रखना है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दूसरा फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है बी एन का, बी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट का भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में यूनिट गलत मत कर देना। और तीसरा फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं ई एन, दैट इज इक्वल टू -13.6 जेड बाई एन का होल स्क्वायर। यूनिट देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट आई है, ठीक है। आई थिंक ये कलर क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Rn। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, -kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rn। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आया था -kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Rn। अब आपको क्या करना है, इन एनर्जी में रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या देखना है बेटा, देखो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब मैं निकालता हूं टोटल एनर्जी की बात, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है बेटा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और अगर मैं निकालता हूं पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। ये देखिए कुछ क्वेश्चन में भी आपको कराऊंगा, उन क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो आपको दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है, एक होती है टोटल एनर्जी, इस तरीके से इसको याद रख लो। अगर मैं हिंट दे रहा हूँ, आप चाहो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अगर टोटल एनर्जी मेरे पास XY2 है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है -x और टोटल एनर्जी हो जाता है -XY2, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूले याद नहीं भी रहे तो आप इस तरीके से याद रख लो कि रिलेशन क्या होते हैं तीनों एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स होती है विद माइनस साइन, और टोटल एनर्जी का भी 2 टाइम्स होती है विद प्लस साइन। और जो टोटल एनर्जी होती है
वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माइनस साइन के इक्वल होती है। भाई ये दो फॉर्मूले बेटा याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं बस फिलहाल, लेक्चर हमारा बिल्कुल एंड पे है आज वाला लेक्चर। इसके जो क्वेश्चंस है मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूं, या फिर 3-4 क्वेश्चन में लेके आया हूं, मैं 3-4 क्वेश्चन कोशिश करूंगा आज ही करा दूं। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आया, फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 13.6 ZYN का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इन nth ऑर्बिट में। अब यहां देखो आप, अगर मैं फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज करिए क्या तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ हाइड्रोजन की, या मैं बात करता हूं सिर्फ हीलियम प्लस की, या मैं बात करता हूं सिर्फ लिथियम प्लस 2 की, या मैं बात करता हूं बेरिलियम प्लस 3 की, कोई सा भी मैं कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं। जब भी मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा तो Z क्या हो जाएगा बेटा, Z हो जाएगा कांस्टेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। और यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है जो En है, जो हमारा En है, En इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। साफ साफ हमें यहां से दिख रहा है कि हमारा जो En है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/n²। अब एक चीज बताओ बेटा, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि -En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। -En is inversely proportional to -En is inversely proportional to 1/n²। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो -En की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अगर मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो -En की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज। और -En की वैल्यू डिक्रीज होगी तो +En की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। समझ में आई कहानी? सुनो, n की वैल्यू बढ़ाने पे -En की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। अब -En की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो +En की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मैं कहना क्या चाहता हूं ये समझो, फिर से देखो, -En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो -En की वैल्यू डिक्रीज करेगी और +En की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब आप जैसे जैसे n को बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होगा बेटा, बढ़ेगी। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, n की वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बढ़ेगा। मतलब आपको पता है n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n इजिकल टू 1 का मतलब, n इजिकल टू 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट। n इजिकल टू 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, के शेल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं n इजिकल टू 2 की, अगर हम बात करते हैं n इजिकल टू 2 की, तो n इजिकल टू 2 क्या हो गया बेटा, सेकेंड ऑर्बिट। आप इसको क्या बोल सकते हो, एल शेल। तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि E इंफिनिटी इज ग्रेटर देन En is greater than En-1 is greater than E3 is greater than E2 is greater than E1। मतलब यहां देखो बेटा, अगर डायग्राम से समझाऊं तो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास n इजिकल टू 1 है, इसके लिए क्या होगा, एनर्जी E1। ये मेरे पास n इजिकल टू 2 है, इसकी एनर्जी कितनी होगी इस ऑर्बिट की, E2। ये मेरे पास n इजिकल टू 3 है, तो इस थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी दैट इज E3। ये मेरे पास nth ऑर्बिट है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी एनर्जी हो गई बेटा मेरे पास En। और ये मेरे पास एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट है और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इंफिनिटी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि E इंफिनिटी इज ग्रेटर देन En इज ग्रेटर देन En-1। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। अब यहां से एक कंक्लूजन देखो मैं निकालता हूं, आपका फॉर्मूला क्या आया, En इज इक्वल टू -13.6 ZYN का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट है उसकी बात करता हूं, क्या कौन सी बात कर रहा हूं, ऑर्बिट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो मैं बेटा कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, मैं उस एक और से ऑर्बिट की बात कर रहा हूं जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आप इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो en की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, जीरो। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। तो en की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ पे इसको कुछ समझने की कोशिश करो। ये मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ ये क्या है बेटा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, r इज इक्वल टू इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ये एक इन्फिनाइट ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है, इन्फिनाइट ऑर्बिट है। इस इन्फिनाइट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, उसको बोलते हैं ई इंफिनिटी, दैट इज जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे, ई इंफिनिटी दैट इज जीरो। तो आप क्या बोलोगे बेटा, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके एटम से बाहर आ जाएगा, और जब वो एटम से बाहर आ जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी कितनी होती है, जीरो। समझ में आई कहानी, कहानी क्या है, फिर से सुनो। सपोज करो इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, और इसकी कोई भी मैंने रैंडम वैल्यू ले ली, E1 की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, क्योंकि ये माइनस का साइन लगा है ना, तो मैंने E1 की वैल्यू क्या ले ली, माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन जो मेरा सेकंड ऑर्बिट में है उसके लिए E2 की वैल्यू मैं डिफाइन कर रहा हूं, कैसे डिफाइन कर रहा हूं, -10। इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड ऑर्बिट में है, तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E3, दैट इज -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां समझो, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, अगर आप n बढ़ाओगे तो माइनस En की वैल्यू डिक्रीज होगी और प्लस En की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप देखो माइनस En की वैल्यू बेटा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, -15, -10, -5। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या करा, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में था, इस फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने प्लस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, इस फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास एनर्जी कितनी है, -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और मैंने उसको दी कितनी है, +15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, जीरो। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एटम से बाहर आ चुका है। समझ में आ गई बात, फिर से सुनो, फिर से समझाता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास सेकंड ऑर्बिट में है, कहां पर है, सेकंड ऑर्बिट में है। अब सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो इस इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल एनर्जी हो जाएगी जीरो। और टोटल एनर्जी जीरो होने के साथ ही इलेक्ट्रॉन अब क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन बनते ही वो एटम से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही है, फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मेरे पास एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा, एटम के अंदर, ये मैंने क्या दिखा दी, ये मैंने दिखा दी बाउंड्री ऑफ बाउंड्री ऑफ एटम। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसी है, नेगेटिव एनर्जी। अब एक बात बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई बॉडी स्टेबल होती है तो लो एनर्जी पे स्टेबल होती है कि हाई एनर्जी पे स्टेबल होती है, आपको पता है। हर एक बॉडी लो एनर्जी पे क्या होती है, स्टेबल होती है। आपको पता है कि कोई भी, अगर मैं बॉडी की बात करूंगा, हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट को कहां पे स्टेबल होता है, स्टेबल होता है हमेशा कहां पे बेटा, लो एनर्जी पे। कहां पे स्टेबल होगा, लो एनर्जी पे। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो एटम के पास एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एटम के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन मेरा एटम से बाहर आ जाता है तो एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं कि -10 बढ़ाए कि जीरो बढ़ाए, तो आप बोलोगे जीरो इज ग्रेटर देन -10। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास एनर्जी जीरो है, और जब मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो उसके पास एनर्जी कैसी है, माइनस है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। फिर से यहां मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, कब,
जब इलेक्ट्रॉन मेरा एटम के अंदर है। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं पता नहीं। When electron is inside the atom, at electron is inside the atom, समझ में आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ का पार्टिकल है? एटम का पार्टिकल होता है, एटम के बाहर का पार्टिकल होता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ का पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन इज एटम्स पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कहाँ का पार्टिकल है बेटा? एटम का पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टेबल होगा? एटम के अंदर या एटम के बाहर? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्टेबल होगा? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेबल। अगर एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ है? एटम के अंदर की एटम के बाहर? इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के अंदर स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के बाहर है तो वो क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ का पार्टिकल है? एटम का पार्टिकल है। एटम का पार्टिकल है तो एटम के अंदर ही स्टेबल होगा। अब फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर एटम के बाहर है तो वो क्या है बेटा? वो है अनस्टेबल। और एनर्जी कितनी है उसके पास? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर जा रहा है तो वो क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। और स्टेबल जब बनेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। इसलिए पहले जो एनर्जी 0 थी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? माइनस। समझ में आया? बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो माइनस आई है, इसका मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की मैं फिर से बताता हूं, जो टोटल एनर्जी माइनस आई है, टोटल एनर्जी कितनी आई है इलेक्ट्रॉन की? वो आई है माइनस। इस माइनस का मतलब ये है बेटा कि जब आप अनस्टेबल से किस तरह मूव करते हो? स्टेबल की तरफ मूव करते हो, तो आपकी एनर्जी क्या होगी? जब आप अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करोगे तो एनर्जी बेटा क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कहां था? जब वो एटम के बाहर था, मतलब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन था। जब वो क्या था बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन था, तब इलेक्ट्रॉन क्या था? अनस्टेबल था। और उस समय उसकी एनर्जी कितनी थी? उस समय उसकी एनर्जी थी 0। अब इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है एटम के अंदर। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी क्या करनी है? डाउन करनी है। अगर अनस्टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है तो स्टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? माइनस। तो ये माइनस साइन वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेरा एटम के अंदर है, इसकी एनर्जी क्या है? कम होनी चाहिए अनस्टेबल फॉर्म में। अगर एटम जब मेरा इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल था तो वो एटम के बाहर था, उसकी एनर्जी उस समय 0 थी। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल से स्टेबल की तरह मूव करते हैं तो एनर्जी डाउन होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के अंदर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये है बेटा, मैं इस लेक्चर को और लंबा नहीं खींचूंगा। न्यूमेरिकल वाला पार्ट मैं कुछ क्वेश्चन सोच के आया था, ये 3-4 क्वेश्चन कराने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूं, क्योंकि थोड़ी यार बहुत ज्यादा हो गई है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? 3 डेरिवेशन पढ़े। कौन कौन से? आपने nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट पढ़ा, 2.18 into 10 की पावर ऑफ 6 ZYN मीटर पर सेकेंड। और आपने टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। किसकी पढ़ी? इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट। तो अगर हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है बेटा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास -13.6 इंटू ZYN का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मिलता हूं मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्ती करो और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। और जो भी आपको डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, और प्लीज मुझे मोटिवेट करो। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा ध्यान रखो अपना। बाय।